क्लास 11th फिज़िक्स थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, गीज़र है एक हमारा और वो गर्म कर रहा है पानी को। पानी फ्लो होके आ रहा है उसके अंदर और फ्लो का जो रेट है वो 3 लीटर पर मिनट है। यानी कि 3 लीटर पर मिनट जो है हमारे गीज़र में पानी आ रहा है और वो उस पानी को गर्म करता है 27 से 77 सेकेंड्स में। यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 50 डिग्री का है। 27 से 77 डिग्री 77 डिग्री तक। और एक्चुअली वो एक गैस बर्नर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, मतलब कोई बिजली बिजली से नहीं चल रहा वो। और जब वो गैस को कंज्यूम कर रहा है बेसिकली, तो वो उसका जो कंजम्पशन है बेसिकली वो ये है 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम के लिए उसे 40 जो है हज़ार जूल चाहिए। ये थोड़ा वाइजली हमें समझना पड़ेगा। तो जो हीट ऑफ कंबशन है वो इतना है हमारा, ये आ गया। अब होता क्या है, जो पानी है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी की पंच खाने की पावर होती है, पिटाई जब वो करवाता है अपनी कोई तो उसकी पंच झेलने की पावर होती है। उसी तरह से पानी जब गर्म होता है बेसिकली तो गर्म होने की उसकी स्ट्रेंथ होती है और वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर जो है डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर राइज़ करना है, हमें राइज़ करना है 50 डिग्री। पहले 1 डिग्री का निकाल लेते हैं। 1 डिग्री राइज़ करने के लिए 4.2 जूल पर ग्राम खर्च होगी। बेसिकली वो इतना पी जाएगा पानी गर्मी को। अब पानी फ्लो हो रहा है इस रेट में, 3 लीटर पर मिनट ऊपर ही दिया है। तो ध्यान देने वाली बात है, 1 लीटर का मतलब होता है किलोग्राम। भाई 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। किसके केस में? सिर्फ पानी के केस में है, सिर्फ हर किसी के केस में नहीं होगा। तो ये किलोग्राम में तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो हज़ार आ जाएगा। तो 3000 ग्राम पर भाई 3 लीटर 1 मिनट या 3000 ग्राम 1 मिनट, एक ही बात है। जो हीट यूज़ होगी इसके अंदर उसका सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूले बिल्कुल लिमिटेड हैं। और वो फॉर्मूला है MC∆T। भाई जितना आपको पानी गर्म करवाना है वो हीट कैपेसिटी आपकी हो गई और जितना आपका टेम्परेचर राइज़ करवाना है, ख़त्म, गुणा कर दिया, हो गया। अब बेसिकली इतनी हीट यूज़ होनी है और इतनी आपको मिल रही है देखा जाए तो। तो इतना जो है पानी ग्राम पर मिनट आपका गर्म होगा 1 मिनट में, इतना। बड़ा आसान है और ईज़ी है। 4 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसकी वजह से 1.5 आ जाएगा। अगला सवाल है और यही सेम थर्मोडायनेमिक्स जो फिज़िक्स में है वही केमिस्ट्री में है। सेम फॉर्मूले, सेम सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड। भाई इतने किलोग्राम नाइट्रोजन है हमारी, इतनी नाइट्रोजन है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है 45 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझने वाली बात है, प्रेशर नहीं बदल रहा। मतलब हमारे पास ये एक इतनी क्वांटिटी की नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है और वो एक जगह पैक पड़ी है और लोहे के कंटेनर में पैक है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर ना बदले। तो बेसिकली क्या है, देख लेते हैं, ये पैक पड़ी है कहीं और 45 डिग्री जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। और मोलर मास दे दिया है, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास नाइट्रोजन का 28 जो है यूनिट। अब समझने वाली बात है, तो हमें आता है भाई एटॉमिक नंबर 7 है तो एक नाइट्रोजन का तो वजन 14 हो जाएगा, 2 का 28 हो जाएगा। आर जो है गैस कांस्टेंट होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद करना पड़ेगा, बिना इसके हम सक्सेस नहीं ले सकते। गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। तो वज़न दे दिया हमारा, मोलर मास जो है जो मतलब हमारी ये जो मास है बेसिकली, उसके बाद अगर आप देखें तो 20 ग्राम हो गया। टेम्परेचर जो बढ़ाना है, डेल्टा टी का मतलब होता है जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, इनिशियल से हमें फाइनल तक लेके जाना है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 45 डिग्री है। और मोलर मास हमारा 28 है, गैस कांस्टेंट हमारा दे ही दिया है, याद इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, जूल पर मोल पर केल्विन। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। मोल अगर आपको निकालने हो तो मोल निकालने का तरीका होता है, जो गिवन मास होता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो मोलर मास है उसको नीचे लिख दीजिए। अब चूंकि गिवन मास बेसिकली हमारा ग्राम में है, ठीक है,
और हम इसको जो है कर लेते हैं कन्वर्ट, हमारा ये आ गया 0.714 जो है हमारा मोल्स आ गए। अगली बात करते हैं। अब देखो मैंने बात करी थी हीट कैपेसिटी, जैसे ऊपर बात करी थी ना, तो मतलब पंच झेलने की पावर एक तरह से, यानी कि हीट खाने की पावर। अब अगर ये तो नॉर्मल है, अब अगर हम किसी मोलर, जिसका हमने मोल्स में निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसके पहले मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, तो यानी कि गैस नाइट्रोजन की ऐसे है, हमें उससे हीट सप्लाई करनी है बट उसका प्रेशर ना चेंज हो। भाई चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर तो बदलेगा, और प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसी को हम सीपी कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली वो क्या है हमारी 7/2 आर। ठीक है। अब 7/2 आर हमारी है, तो 7/2 आर, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, हमारे हमारे पास ये आ गया जो हमारा सीपी है। अब जो हमारा हीट खाएगा नाइट्रोजन, वो कितनी खाएगा, वो इतनी खाएगा, डेल्टा क्यू बराबर, देखो हीट का मतलब क्यू होता है, हीट का मतलब टी नहीं होगा या एच नहीं होगा। थर्मोडाइनमिक्स में क्यू मतलब हीट, और एच मतलब एंथैल्पी होता है, टी मतलब टेम्परेचर होता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, सी मतलब हीट कैपेसिटी। तो ये थोड़ी याद रखें, आप रोज़ाना लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब इस फॉर्मूले में ये सी पी अलग अलग नहीं है, गलती से इसने पी को ना ऊपर उठा के लिख दिया है। ये जो पी है, पी को उठा के लिख दिया है। ये फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी, ऐसे करके फॉर्मूला है। एन सी पी मतलब एक ही चीज़ है। अब हमें एन पता है मोलर मास, हमें सी पी पता है, हमें जो है इसका टेम्परेचर डिफरेंस पता, गुणा कर दीजिए, इतना आ जाएगा। तो इतनी जूल हमारा हीट खर्च होगी। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखी, हम जो बच्चे होते हैं वो लिखते नहीं है, अंत में आंसर निकाला छोड़ दिया। हमें अंग्रेजी में स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी जो पूछा गया है। अब अगला सवाल है कि भैया दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। मान लीजिए एक जो है, एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी है। गर्म पानी और जो, या फिर ऐसा मान लीजिए एक हनी है, हनी गर्म है, हनी जो है हमारे पास, शहद जो है गर्म है, और पानी हमारे पास ठंडा है, कैसे ही मान लीजिए वाटर है ना। अब अगर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और दोनों को एक साथ लाया गया, तो भाई मान लो जैसे ही इसका पानी का 50 डिग्री है, ऐसे मान लेते, पानी गर्म कर लिया, हनी ठंडा है, हनी का 25 डिग्री है। अब जब आप इनको मिलाओगे, या मिलाओगे एक साथ रख दो, कैसे भी कर दो, तो इनका अंत में टेम्परेचर क्या होगा, भाई ठंडी वाली चीज़ गर्म हो जाएगी, गर्म वाली थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो तकरीबन तकरीबन 50 25 75/2, 75 का गर्म डिवाइड करें तो 37 समथिंग आएगा। 2 से डिवाइड करें तो 37.5 के आसपास आना चाहिए एवरेज टेम्परेचर। मतलब इन दोनों का टेम्परेचर मिलने के बाद 37.5, 37.5 होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यही बात यहाँ लिखी गई है इसके आंसर में। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी अलग है। जो ठंडी चीज़ होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म चीज़ अपनी हीट दे देती है ठंडे को, आ जाना चाहिए मीन टेम्परेचर बीच वाला, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी अलग होती है। अगला कह रहा है, हाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट है बेसिकली, ऐसे हमारी गाड़ी का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, उसके अंदर कूलेंट है, हम कूलेंट डालते हैं बेसिकली जिससे ठंडा रहे। और तो कह रहा है उसके उसके कूलेंट की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। कूलेंट जो होता है ना हमारा, जितना ज़्यादा वो हीट खाने की पावर होगी उसके अंदर, अगर कम हीट, इस हीट कैपेसिटी कम होगी ना उसकी, तो क्या होगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कैपेसिटी गर्मी खाने की पावर ज़्यादा होगी, तो देर में गर्म होगा, तो उसकी वजह से हमारी रिएक्शंस बढ़िया रहेंगी। अगला सवाल है, एयर प्रेशर अगर हम देखें कार में इंक्रीज़ होता है ड्राइविंग के टाइम पर। इसीलिए जब हम लॉन्ग हाईवे पर जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो हम बेसिकली हाईवे पर जब चलते हैं तो गाड़ी का टायर गर्म हो जाता है लगातार चलने से। उसके पीछे रीज़न क्या है, और हम टेम्परेचर मतलब उसका प्रेशर कम करके जाते हैं थोड़ा सा। तो देख लेते हैं। देखो जो जो टायर है बेसिकली, अगर मैं इस टायर का ये रिम मान लूँ और ये बॉडी मान लूँ बाहर वाली, तो एयर इसके अंदर फिल्ड है, ऐसे अब फिल्ड है मतलब एयर मतलब पार्टिकल्स। अब ये टायर जब घूमेगा, लगातार घूमेगा, घूमेगा ऐसे घूमेगा, तो मॉलिक्यूल भी तो घूम रहे हैं लगातार। मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब के ई अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
फट जाएगा टायर, प्रेशर बढ़ेगा ना। अब टी बढ़ेगा तो बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉगर सब लगा दो उसमें, तो टी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा भैया, तो इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, क्लाइमेट जो है हार्बर का, ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। भाई एक डेजर्ट हमारा जो है, एक हमारा टाउन डेजर्ट में है और एक हमारा हार्बर बेसिकली ना, तो हार्बर वाले का जो है वो वहाँ ज़्यादा गर्मी सी होगी, टेम्परेट मतलब गर्मी कह रहा हूँ कि विल बी मोर टेम्परेट है ना। ऐसा क्यों है, देखो वहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं होंगी, ना हीट होगा ना कोल्ड होगा बेसिकली डेजर्ट वाले के सामने, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ये आपको रीज़न लिखना है बस। अगला बढ़े, बहुत सुंदर सवाल है। एक सिलेंडर है और उसके अंदर, ये मान लेते हैं एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने क्या करा है, पिस्टन लगा दी। पिस्टन मतलब कुछ नहीं, ये बस एक पाइप है, मतलब एक एक लेटी हुई लकड़ी, एक लकड़ी हुई लकड़ी ऐसा मान लो। अब ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये जो है ये वाली जो चीज़ है नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। और इसके अंदर 3 मोल है हाइड्रोजन के और स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये समझने वाली बात है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सब पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बोलते तो उसका मतलब क्या है, एसटीपी। अब क्या कह रहा है, जो वॉल है ये इंसुलेटर है बेसिकली, ठीक है, तो मतलब हीट जाएगी आएगी नहीं बेसिकली अंदर। और पिस्टन जो है वो भी उसके ऊपर मिट्टी का ढेर पड़ा है बस बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से फैक्टर्स होंगे, बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कह रहा है देखो, अगर हम गैस को जितना, अभी देखो अभी वॉल्यूम इतना है, इसका आधा हम कर दें, इतना दबा दें, तो कंप्रेस की बात कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ कर दें तो उस पर कितना प्रेशर बढ़ेगा, है ना, कौन से फैक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं। क्योंकि आपको देखो स्टेटमेंट लिखनी है, सिलेंडर कंप्लीटली इंसुलेटेड है, पहली चीज़, हीट एक्सचेंज नहीं होगी उसके सिस्टम, सिलेंडर और आसपास के सराउंडिंग्स में, तो सिस्टम एडियाबैटिक है। बहुत सुंदर। जब भी एडियाबैटिक कह दे तो आपके मन में ये आ जाए कि हीट चेंज नहीं होगी, डेल्टा क्यू बराबर ज़ीरो, ये फिक्स होता है एडियाबैटिक का मतलब जो होता है। ऐड ऐड में डी को उल्टा कर दो ना तो क्यू बन जाएगा ना, तो क्यू बराबर हीट बराबर ज़ीरो। इनिशियल प्रेशर कितना है P1, फाइनल प्रेशर कितना है P2, हमें नहीं पता ना भाई, शुरुआत में प्रेशर कम होगा, बाद में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दब जाएगी ना। अब इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा देखा जाए तो उसने बोला ना आधा कर देंगे, तो इसने V2 ले लिया है, और ये 2V1 भी हो सकता, 2V1 भी तो हो सकता है भाई। फाइनल वाला जो हमारा वॉल्यूम है वो आधा है पहले वाले के मुकाबले, इसके मुकाबले आधा है, तो यानी कि इसके बराबर ही है, बट फाइनल वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, देखो हमारे पास हमें बोला क्या जा रहा है कि हमें वो निकालना है। देखो अगर मैं आपको बताऊँ एडियाबैटिक की एक बात बताता हूँ, एडियाबैटिक में ये होता है, हीट जब ज़ीरो होती है उसमें ये फॉर्मूला याद कर लेना, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, फिक्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस, ये जो फॉर्मूला है सेम, इसी में आप क्या करो, V जो 1 है उसको आप जो V2 है उसको सब्सिट्यूट, देखो यहाँ से इसने सेम किया है अगर आप नोटिस करो, इसको इसने देखो यहाँ बताने की कोशिश की, V2 बराबर क्या है V1/2, क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा, ये वाला फॉर्मूला है रख रहा है ना, बट क्योंकि जो हमारा V2 है उसको V2 ना लिख के V1/2 लिख दिया इसने, ठीक है, उसका आधा ही तो है। और उसके बाद P1 बेसिकली इसको यहाँ ले गया, उसको यहाँ ले जाएगा, वी को बेसिकली, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब V1 गामा तो कट जाएगा, तो 2 गामा इज इक्वल्स टू आपका जो है ये आ जाएगा, गामा की वैल्यू इतनी, तो आप देख लीजिए, तो आंसर आ गया 2.639। तो प्रेशर जो है इतना इंक्रीज हो जाएगा इतने फैक्टर से, जो फाइनल प्रेशर होगा हमारा, जैसे मान के चलो P2/P1 इज इक्वल्स टू 2.639, ऐसे मान लो, तो प्रेशर कितना हो जाएगा P2 बराबर 2.6 P1। थोड़ा ये ध्यान वाले, तो ये इस फैक्टर से भी अंग्रेजी में लिखना ही पड़ेगा अंत में।
अगली बात कर लेते हैं। कह रहा है, बहुत बढ़िया बात है, कह रहा है हमें स्टेट बदलनी है गैस की एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब क्या है, हीट बराबर ज़ीरो फिक्स है, तो स्टेट बदलनी है और उसको ए से हमें ले जाना है बी पर। ठीक है, वर्क हम कर रहे हैं कितना, 22.3 जूल हम कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम पे कर रहे हैं, जब हम सिस्टम पे करेंगे तो नेगेटिव होगा। सो और हम क्या कह रहे हैं, हम भाई उस गैस को ले गए ए से बी स्टेट में और नेट हीट एब्जॉर्ब हो गई इतनी, बहुत बढ़िया। तो भाई एक तो पहले हमने उस पर काम किया इतना, काम करने के बाद हम जो है हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो है इतनी हीट एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, हाउ मच नेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम लेटर के दूसरे केस में। पहले तो ये किया हमने, सिर्फ वर्क किया, फिर बाद में हीट सप्लाई की। तो बताओ दूसरे केस कैसे डिफरेंस है। तो देखो भाई पहले वाले नियम में क्या होगा, पहली बात समझो, यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगा दीजिए पहले वाले केस में, तो वही लगेगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फॉर्मूला है जो जिस प्रकार हमारी भागवत गीता में लिखा है, आत्मा को न मारा जा सकता है न ख़त्म किया जा सकता है, इस तरह से। तो वही बात इन साइंटिस्टों ने बोली है। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू हमें जो है बेसिकली इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितनी हमने हीट सप्लाई की, जितना हमने काम किया है। अब चूंकि हमने ये तो कुछ किया ही नहीं है, एडियाबैटिक है, सिर्फ डब्ल्यू ही तो चेंज करा है, वर्क की तो क्या वो भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसकी उस सिस्टम की तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हमने उस पर काम किया है। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं कि हमने दूसरे केस में हमने उसको हीट सप्लाई कर दी, कितनी जी, बोल रहा है देखो 9.35 कैलोरीज बेसिकली, उसको इतनी हीट सप्लाई की, तो डेल्टा क्यू हमने इतना दे दिया। सेकेंड वाला केस डियाबेटिक नहीं है, अब कैलोरीज को कन्वर्ट करने के लिए जूल में 4.19 से मल्टीप्लाई कर तो 39 आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा दीजिए। तो अब आप देख लीजिए वर्क कितना हुआ बेसिकली, तो डेल्टा क्यू माइनस इसको आगे पीछे कर दीजिए ना, डेल्टा डब्लू निकालना है ना हमें। तो इसके बाद जो है ये आ जाएगा, तो वो बता दीजिए भाई कि इतना जो है वर्क डन हुआ है दूसरे केस में। अगला सवाल, दो सिलेंडर्स हैं ए और बी, जो हैं कैपेसिटी के, टू सिलेंडर्स ए बी हैं इक्वल कैपेसिटी के, एक दूसरे से कनेक्ट किया है वाई स्टॉप कॉक, मतलब ऐसे मान लीजिए ये एक ए है, ये एक बी है, ये ए है, ये बी है, और इसके स्टॉप कॉक है ऐसे करके। अब इसको हम खोल देंगे बेसिकली, ऊपर खींच देंगे तो गैसेस मिलने लगेंगी ना। अब क्या कह रहा है, ठीक है, अ गैस ए कंटेन गैस एट एस टी पी, बी इज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, बी खाली है, द एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड। मतलब ये है कि जो ए और बी से हीट नहीं जा पाएगी बाहर, ना अंदर आ पाएगी, कोई हीट अंदर नहीं बाहर नहीं जा पाएगी। अब स्टॉप कॉक जो था बीच वाले को खोल दिया। ठीक है जी, कह रहा है तो भाई देखो, तो ए से बी की तरफ गैस भागेगी नहीं भागेगी, भाई जो ए है उससे गैस भागेगी बी की तरफ, खाली है ना बी, बी खाली है। चलो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर द गैस इन ए एंड बी। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है कि वॉल्यूम जो है वो तो डबल हो चुका है ना, जैसे हम खोलेंगे डबल, भाई ए से ए में ही तो गैस है, बी खाली है। तो वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिए। तो प्रेशर कितना हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर शुरुआत में 1 एटीएम है तो बाद में 0.5 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बोला था, तो स्टैंडर्ड ऊपर बोला है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज होगा क्या। भाई कुछ काम बेसिकली जो एनर्जी है वो चेंज हुई क्या, ये जब चेंज होगी या तो जब हमने गैस पे काम किया हो या गैस ने काम किया हो। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, या तो गैस पर हमने काम किया हो या गैस ने हम पर काम किया हो, बेसिक कैसे भी मान लीजिए। सिंस इन दिस केस नो वर्क इज डन, तो इंटरलाइन चेंज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगली, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का टेम्परेचर कैसे चेंज होगा बेसिकली। भाई इंसुलेटिंग है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि वो अंदर बाहर से कटा हुआ है। अगला कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर, तो क्या ये पीवीटी सरफेस पर है बेसिकली देखा जाए तो।
भाई ये देखो गैस ना फ्री एक्सपेंशन हो रही है और रैपिड है, इरिवर्सिबल है। तो इंटरमीडिएट जो स्टेज बीच वाली हैं, तो वो गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं है। दे डू नॉट लाई ऑन द पीवीटी सरफेस, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है बहुत बढ़िया, एक स्टीम का इंजन है, बहुत बढ़िया सवाल है। और वो इतना जो है काम कर रहा है पर मिनट, 1 मिनट में इतना काम कर देता है और इतना खा जाता है बेसिकली इन सर्विसेज। हाँ ये इतना। अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ 10 की पावर 9 है, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे 10 की पावर 8 है। 9 रोटी खा रहा है एक तरह से देखा जाए, 8 रोटी के बराबर काम कर रहा है जो भी है। फ्रॉम इट्स बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी है, तो देखो वर्क कितना कर रहा है और कितना रोटी खा रहा है। बाय हीट सप्लाइड फ्रॉम द बॉयलर, वर्क डन बाय द स्टीम इंजन, लिख लेना है, लिख लिया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट ऊपर आउटपुट। तो इनपुट कितना मिल रहा है, आउटपुट कितना निकाल रहा है, वो डिवाइड कर दो 0.15 जो भी है। और ये एफिशिएंसी का सिंबल, इसको ईटा कहते हैं। ऐसे एन बना दो पहले और उसमें खचाक से निकाल दो। तो आप यहाँ देख लीजिए, द परसेंटेज एफिशिएंसी इन द इंजन इज 50, 100 से मतलब जो भी कर लीजिए आप डिवाइड करके। और वेस्ट कितना हो रहा है भाई, इसमें से इतना निकाल दो, जो इनपुट है उसमें से आउटपुट निकाल दो। तो इतनी जो है जो भी है वो वेस्ट हो जा रही है ना। और यहाँ लिख भी दीजिए वेस्टेड पर मिनट। न्यूमेरिकल्स लगते आसान है, होते मतलब लगते डिफिकल्ट है, होते आसान है किए जाएँ तो, और नहीं किए जाए तो मुश्किल है फिर तो। एक हीटर है, वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम। कोई एक सिस्टम है, कोई एक से कुछ भी है, उसको सप्लाई कर रहा है। एक कमरा है, एक कमरा मान लीजिए, कमरे में हीटर्स जो भी है सप्लाई कर रहा है 100 वाट एट रेट, है ना। सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड, है ना। और एट व्हाट रेट इज द इंटर एनर्जी इंक्रीजिंग भाई। तो देखो हमने हीट दी इतनी, काम करा उस पर इतना बेसिकली, तो यू बराबर होगा वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखना पड़ेगा, और बिना लिखे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू फिक्स है। हमें क्या निकालना है, यू निकालना है। क्वेश्चन ने सीधा पूछा इंटर एनर्जी में क्या है, क्यू माइनस डब्ल्यू, तो आ जाएगा आपका 25 जूल पर सेकेंड। ईजी है। अगला, तो ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है बड़ा आसान है, 2 क्वेश्चन बचे। कह रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम है टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय लीनियर प्रोसेस शोन इन फिगर। बेसिकली डी से ई से और एफ से इस तरह से सिस्टम को लाया गया है। अब एक तरफ आपको प्रेशर दिख रहा है, एक तरफ आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा है। तो जब कहीं भी हम, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, डायग्राम दिया हुआ है। तो टोटल वर्क डन बाय द गैस, है ना, गैस को से जो जितना काम कराया गया कितना डी ई एफ है ये वाला। तो एरिया कितना, हाफ बेस इनटू हाइट, मैथ्स में पढ़ा है हमने, मैथ्स ही लगेगा हर जगह। मैथ्स, केमिस्ट्री में मैथ्स है, फिजिक्स में मैथ्स है, हर जगह मैथ्स है। तो देख लीजिए हाफ बेस कितना है और हाइट कितनी है, ठीक है। इस तरह से दोनों है, हमारे पास डिफरेंस बीजी है, देख लीजिए ना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतने जूल जो है काम कर दिया उसने। अगला सवाल, एक रेफ्रिजरेटर है, उसका काम है 90 डिग्री इस टू मिनट, 90 नहीं 9 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी। इसने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसने टाइप करा होगा बेचारे ने गलती कर दी। तो ये 9 डिग्री सेल्सियस पे चीज़ों को रखने का काम करता है एक रेफ्रिजरेटर। अगर बाहर कमरे का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो एफिशिएंसी बताओ कितना काम कर रहा है वो। तो भाई T1 हमारा इतना है, केल्विन में कर लो। T2 हमारा इतना है, कर लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ रहा है भाई, हमारा कोफिशिएंट है ना। तो बेसिकली क्या है, आप देखिए बाहर का डिफरेंस और ऊपर वाला मतलब अंदर जो हमारा, तो 10.44 ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है ना, याद कर लीजिए। ये T2 माइनस T1 है, ये वाला जो है हमारा T2 माइनस T1 फॉर्मूला 10.44। सो न्यूमेरिकल्स करते जाइए और